हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बढ़िया वाली प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। IIT JEE एडवांस पूछी भी गई है, तो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसका आप लिंक कर लेंगे तो कई और टॉपिक में आपको आसानी रहेगी कैलकुलेशंस पे, लाइक द ग्रेविटेशन एंड मैग्नेट में। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक स्फीयर दिया हुआ है। कीप इन माइंड, इसमें एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, यानी कि हम ये समझ गए होंगे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इसका सेंटर ये O दिया हुआ है। फिर इस स्फीयर से मैंने एक स्फेरिकल कैविटी कट की है। वो कैविटी कुछ मैंने यहां पे ऐसे कट कर ली। ये कैविटी है, ठीक है। बाकी सब ये चार्ज होगा। ये कैविटी हो चुकी है, तो मैं चार्ज को डॉटेड दिखा दे रहा हूं। ये कैविटी है। स्फीयर का सेंटर O था, कैविटी का सेंटर O' है। इसका सेंटर O' है। हमें फिर एक कोई पॉइंट दिया है, ये P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कुछ पैरामीटर्स हमें दिए होते हैं। हो सकता है हमें स्फीयर की पूरी रेडियस दे दी जाए, जो कंप्लीट स्फीयर था इतने हमें रेडियस दी जा सकती है। जो कैविटी निकाली गई है उसकी भी रेडियस दी जा सकती है, स्मॉल आर। अब किस पे डिपेंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें करना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये निकालना है, यानी फील्ड एट पॉइंट P, और पॉइंट P का है इनसाइड द कैविटी है, ठीक है। तो हमें एक पैरामीटर ही यहां जरूरत पड़ता है। इस रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा। हमें ये डिस्टेंस दी हुई है, दिस डिस्टेंस गिवन। हमें गिवन पैरामीटर है रो, और डिस्टेंस मान लेते हैं दिस इज ए डिस्टेंस O डैश। O डैश डिस्टेंस जो दी है ए दी। ये दो पैरामीटर हमें दिए हुए हैं। हमें पॉइंट P पे एनीवेयर इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो देखो, कैलकुलेट करने का एक बहुत फंडामेंटल तरीका है। आपने सेंटर ऑफ मास से पढ़ते आ रहे हैं। बड़ी बॉडी से छोटी बॉडी हटाई जाती है, तो बड़ी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट से छोटे बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आपने ऐसा पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में भी ऐसा कुछ बताएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, पॉइंट P पे मान लेगा कैविटी नहीं कट की गई होती, तो पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती ड्यू टू होल स्फीयर। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर प्लस, अब हमने जो कैविटी कट की है उसको निगेटिव चार्ज डेंसिटी का मान लेंगे, माइनस का रो मान लेंगे। तो माइनस का रो मानेंगे तो ड्यू टू कैविटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। यानी चार्ज में अज्यूम कर सकते, जीरो चार्ज है तो टोटल होल को प्लस मानेंगे, और जहां पे जीरो था उसको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों का इफेक्ट मान के नेट जीरो माना जा सकता है। तो जरा बताएं, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ही कहीं एक पॉइंट P है, जो कि कैविटी के अंदर भी है। तो ये यहां पे इस डायरेक्शन पे ऐसे एक फील्ड बनाएगा ये, और ये फील्ड होगी इसी डायरेक्शन पर होगी। अगर फील्ड की वैल्यू की बात करूं तो हमारे पास ये फील्ड आ जाएगी रो। आपको पता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर सेंटर से r डिस्टेंस फील्ड जो होती है रो r/3 ε0। क्योंकि होल स्फीयर को हम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मान रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन अवे O से P की ओर होगी, और डिस्टेंस OP डिस्टेंस लगेगा। तो डिस्टेंस जब OP होगी और डायरेक्शन O से P, इसको सीधे सीधे OP वेक्टर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो अगर हमने माना कि कोई कैविटी पूरा स्फीयर था, वो अपने इस पॉइंट P पर इतनी फील्ड बनाएगा, प्लस जो हमने कैविटी कट की उसको हम निगेटिव चार्ज डेंसिटी मानेंगे। तो गौर देखा, पूरे स्फीयर बोल जाए ये कैविटी को एज निगेटिव चार्ज स्फीयर माने, तो इस स्फीयर के अंदर का पॉइंट P होगा। ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज हम डेंसिटी मान रहे हैं, तो इससे टूवर्ड इटसेल्फ सेंटर की ओर एक फील्ड बनेगी, जिस फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, इस डायरेक्शन पे ऐसे फील्ड बनाएगा, ऐसे ऐसे। तो ये आपके पास E ड्यू टू होल स्फीयर हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दे रहा हूं, और ये E ड्यू टू कैविटी हो जाएगा।
ये भी लिख दिया मैंने शॉर्ट में। वो क्योंकि निगेटिव चार्ज स्ट्रीम वाले इसे पी से इनवर्ट अपनी ओर बनाएगा ओ डैश की ओर। इसकी वैल्यू क्या होगी, वही फॉर्मूला, क्यों डेंसिटी तो वही नेगेटिव माने, रो नेगेटिव इफेक्ट मैंने अट्रैक्टिव ले लिया, रो आर, आर मतलब ये डिस्टेंस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन इनवर्ट है तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूं क्या, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस ये लगनी है पी ओ डैश डिस्टेंस, और डायरेक्शन भी पी से ओ डैश है तो इसको पी ओ डैश वेक्टर नहीं लिख सकते हैं क्या। ये दोनों फील्ड आ गए। अब इनका रिजल्ट आपको देगा, इसमें कुछ कॉमन आ जाएगा, दैट इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ओपी वेक्टर प्लस पी ओ डैश वेक्टर, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आप ट्रायंगल यहां एक बन रहा है, बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओपी वेक्टर प्लस पी ओ डैश वेक्टर जो होगा दैट इज इफेक्टिव इक्विवेलेंट टू दिस वेक्टर, ये ऐसे, एंड दिस इज नोन एज ओ डैश वेक्टर, ओ डैश वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अगर गॉस देखें तो आपको प्रॉब्लम में ओ डैश जो दिया है वो डिस्टेंस ए दिया, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड चेक कर लूं, मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी, तो आपके पास है रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और जो कि ये सारे टर्म कांस्टेंट हैं, ए ये डिस्टेंस थी आप। ठीक है, तो आपने देख लिया कैविटी के अंदर एनी कहीं भी आप देखें वो डिस्टेंस पॉइंट पी की वो फील्ड जो पॉइंट पी की लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी कि हर जगह फील्ड जो भी होगी वो यूनिफॉर्म होगी, उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन पर होगी, तो एक यूनिफॉर्म रीजन फील्ड का बन जाएगा। यानी इसको हम डायग्राम से देखें तो हम फिर से आपको समझा सकते हैं, ये हो गया, ये कैविटी होगी, ठीक है, ये अगर सेंटर ओ था, ये ओ डैश था, तो हर जगह फील्ड ऐसे होगी, ये सब पैरेलल होगी, सॉरी इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये तो हर जगह फील्ड ऐसे ही पैरेलल होगी और डायरेक्शन भी वही, मैग्नीट्यूड भी वही। ठीक है, और मैग्नीट्यूड आपके पास से है, यानी कि और किसी बात से इंडिपेंडेंट होता है। ओके, तो चलिए हमारी 4th प्रॉब्लम कंप्लीट होगी। अब फिर वेट करते हैं अगली प्रॉब्लम्स के लिए। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम लेके आने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इस प्रॉब्लम को, देख लीजिए, समझ लीजिए, कई जगह यूज होती है, एडवांस लेवल पे आ चुकी है प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।